हाँ, आज अपन बात करेंगे, अब जो हिस्ट्री है उसकी तीसरी जो बुक है, ठीक है, और उसके चैप्टर में 11 की बात करेंगे। और इसको मैंने बड़े शानदार तरीके से मतलब कहते हैं मॉडिफाई किया कैप्सूल को, ठीक है। तो ये वाला कैप्सूल बड़े ध्यान से समझना है और मेरे साथ के साथ याद हो जाएगा आपको, ये मेरे प्रॉमिस है, गारंटी, आराम से समझना है ना। और जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए इस हिसाब से बनाए हैं कि मतलब 101% एक क्वेश्चन को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतने मेन टॉपिक उठा लिए हैं, ठीक है। तो ये अपना कैप्सूल रहेगा, प्लस इसका लाइव टेस्ट होने वाला आज आपको शाम को पता ही आपको, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से इसको अभी का भी याद कर लेना, ताकि देखो अपने आप में भी एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग भी तो आपके रहेगी, टिक कर लोगे कि आज चलो हिस्ट्री के चैप्टर 11 को कर लिया, लाइव टेस्ट भी कर लिया, मतलब ओवरऑल कंप्लीट। तो आप लाइव टेस्ट वाली जो कॉलम बना रखा है आपने टेबल में, उस पर भी टिक कर लेना कि हाँ यस लाइव टेस्ट भी हो गया, चैप्टर भी हो गया, दोनों बातें हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आज का आज याद करना है। चैप्टर का नाम है विद्रोही और राज्य, या रिबल एंड द राज, ठीक है, ये हो जाएगा, या स्टेट भी कह सकते हो। और ये अपना रहेगा कैप्सूल। और स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं तथा अनुयायियों का वर्णन कीजिए। मतलब 1857 क्रांति में कौन कौन से नेता लीडर्स थे, जिसका लीडर्स एंड फॉलोअर्स हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। सबके नाम ले लिए मैंने, थोड़े सबके बारे में लिख लिया। हालांकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, लॉन्ग ही बनाने हैं अपन को, कोई एक आध लाइन कम हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 1857 क्रांति जो हुई थी, ये एक मुख्य आगे सबसे चलने वाले यही थे, ठीक है, ये मान के चलना। तो 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह कर दिया था। तो पहला क्वेश्चन तो यही शुरुआत हो जाएगी, 10 मई 1857 पहला विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और विद्रोह 11 मई को फिर कहाँ पहुंच गए, देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में याद कर लो, बहुत ईजी है। 10 मई 1857 की बात है, मेरठ के अंदर। 11 मई को क्या कहाँ पहुंच गए, दिल्ली। उन्होंने मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, उनको बताया, ऐसी बात बताई जो कि एक अफवाह टाइप थी कि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को दांतों से खींचने के लिए हमें बाध्य किया जा रहा है, मतलब हमें मजबूर किया जा रहा है, इसलिए हम रिवोल्ट करेंगे, कि वरना हमारे दोनों जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएंगे। जिससे हिंदुओं और मुसलमानों, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और सुअर को मुसलमान नहीं खाते, तो ये इनको दोनों में सिस्टम है, इसलिए जब ये काम उस कारतूसों में मिला दिया गया तो फिर तो हमारे दोनों धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो इस समय बहुत से सैनिक जो लाल किले में प्रविष्ट हो गए, जानते हो दिल्ली का रेड फोर्ट, वहाँ रेड फोर्ट में चले गए, और उन्होंने मुगल सम्राट से उन्हें नेतृत्व यानी कि आप प्रार्थना की कि आप लीडर बनो, हमारे नेतृत्व प्रदान किया कि आप हमारे लीडर बनो, हम शुरुआत करते हैं, अंग्रेजों के सामने लड़ाई करेंगे, ठीक है। और इन परिस्थितियों में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो था, उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, ठीक है, मजबूर हुए उसके लिए, और बहादुर शाह के पास मानने कोई विकल्प भी नहीं था। तो समझ में आ गई 1857 क्रांति के अंदर बहादुर शाह जफर का क्या योगदान था, वो आप आराम से समझ गए। आप इसको यहाँ तक लिख सकते हो, प्रार्थना की और यहाँ विद्रोह के नेतृत्व करने के लिए बाध्य होना पड़ा, यहाँ तक भी लिख सकते हो, या फिर इतना भी लिख दिया तो भी ठीक है, करेक्ट है ना, ये हो गया। फिर बात चलेगी अपने नाना साहिब की। तो कानपुर में से ये बात है, कुछ जगह का जरूर याद रखना, जगह है अब कानपुर, दिल्ली का लाल किला नहीं है, अब कानपुर है। नाना साहिब कहाँ, कानपुर मतलब उत्तर प्रदेश में, यूपी। तो कानपुर में सैनिकों और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे नाना साहिब, ठीक है। देखो बाजीराव सेकंड के उत्तराधिकारी का मतलब हो गया बाजीराव सेकंड के सक्सीजर थे, ठीक है। सक्सीजर कौन थे, वो थे आपके नाना साहिब, ठीक है। इन्होंने नेतृत्व किया और नेतृत्व करने अनुरोध किया, तो उन्हें स्वीकार भी करना पड़ा। वही सेम टू सेम बात है कि जनता इकट्ठी होके भेड़ी होके जाएगी किसके पास में, किसी एक लीडर के पास में, कि आप लीडर बनिए, हम आपके पीछे आप जैसा हमें गाइडेंस करेंगे हम वैसा काम करेंगे, लेकिन एक मजबूत नेता आगे होना चाहिए, जैसा कि आज भी होता है। जैसे अभी पेपर आउट होते हैं कहीं पर भी, तो कोई एक मंत्री या कोई एक नेता बैठ जाता है धरने के ऊपर, तो सरकार अपने आप सुनवाई कर लेती है, लेकिन जनता के लट बजाती है, जनता की सुनवाई नहीं होती जल्दी से। अगर वो नेता आगे हो जाएगा तो काम हो जाएगा। वही चीज़ है, जनता साथ में थी लेकिन एक लीडर चाहिए था, तो नाना साहिब को बना लिया। कहाँ पर, कानपुर में, जैसे बहादुर शाह जफर को बनाया था दिल्ली में, सेम टू सेम वैसे, ठीक है। तो नाना साहिब के पास भी विद्रोह का नेतृत्व संभालने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। फिर बात आती है रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ये तो आपने सुना भी होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 के विद्रोह की गूंज झांसी में भी सुनाई दी। सैनिकों और आम जनता ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से विद्रोह का नेतृत्व करवाने की बात मतलब प्रार्थना की, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई को सैनिकों और आम जनता के दबाव में विद्रोह का नेतृत्व संभालना पड़ा, ठीक है। तो झांसी के अंदर जो महारानी रानी लक्ष्मीबाई है, जो उन्होंने नेतृत्व संभाला, ठीक है। जनता ने आके प्रार्थना की, नहीं आप हमारे नेता बनिए, तो ये उनकी लीडर बन गई। तो ये बात है 1857 क्रांति की सारी बातें। चौथी बात कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह बिहार के लोगों ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया, और एक जगह पड़ती है बिहार में आरा, वहाँ के लोगों ने वहाँ पर जमींदार कुंवर सिंह से विद्रोह का नेतृत्व संभालने की रिक्वेस्ट करी।
गुजारिश करी, फाइनली जनता की बात मान लेंगे और ये भी यहाँ पर कुंवर सिंह भी कर लेंगे। बहुत आसान है। बात आती है ब्रिजेश कद्र की, तो ब्रिजेश कद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर ब्रिटिश राज की समाप्ति की सूचना पर लखनऊ के लोगों ने, अवध के नवाब थे ये, ठीक है, ये नहीं सॉरी, अवध के नवाब तो वाजिद अली थे, ये तो लखनऊ में ही है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह के युवा पुत्र थे, ये उनके बेटे थे। अवध के नवाब थे वाजिश अली शाह, उनके पुत्र थे, ये नवाब नहीं, नवाब के बेटे हैं ब्रिजेश, ठीक है, पुत्र ब्रिजेश कद्र को अपना नेता घोषित कर दिया। मतलब वही वाली बात है, सेम टू सेम लैंग्वेज रख सकते हो कि ऐसे ही जैसे उनके पास में जनता गई और जनता के विवश होकर इन्होंने भी अपने आप को नेता घोषित कर लिया। तो कितना ईजी है बताओ, पांचों तुरंत याद होगी नहीं हुए। पहला, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, बात कहाँ की है, दिल्ली की, 11 मई दिल्ली, ठीक है। दूसरी, नाना साहिब कानपुर, झांसी की रानी झांसी जगह, कुंवर सिंह बिहार और ब्रिजेश लखनऊ। बस पांचों के पांचों तुरंत याद हुए कि नहीं बताओ। बस ये है, सिंपल से, बहुत इजी है। 101% कहीं ना कहीं घूम फिर के क्वेश्चन यहाँ से आना पक्का है। अगला, 1857 की क्रांति में शाह आलम के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 बार क्वेश्चन ये आपके राजस्थान बोर्ड में भी आ रखा है और एनसीईआरटी में भी आ चुका है। एवेल्यूट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शाह आलम इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857। ये ऐसे नेता हैं जिनका नाम ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा फेमस पता नहीं क्यों नहीं हो पाता। खूब सारे नेता ऐसे भी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करी थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम मतलब हालांकि बहुत फेमस है, लेकिन एक डिपेंडली मतलब उतना उनको वो जितना हो इन्होंने काम किया उस हिसाब से वेटेज, मतलब समझ रहे हैं आप। तो उस हिसाब से ऐसे नेताओं को कहते हैं कि बाहर लाने के लिए खूब सारे क्वेश्चन 100% मोस्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट है, यहाँ से डेफिनेटली कुछ भी डिफरेंट है, बहुत कम लोग यहाँ से जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, शाह आलम का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के एक बड़े गांव के रहने वाले जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था, किसान परिवार में जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इनका परिवार था 84 देश। 84 देश का मतलब होता है 84 गांव, समझ पा रहे हो, 84 गांव में फैला हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षेत्र में ऊंचा लगान लगा रखा था, मतलब हाई रेवेन्यू गवर्नमेंट अंग्रेजों ने लगा रखा था, जिससे यहाँ पर और बड़ी कठोरता से वसूला भी जाता था कि नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, किसानों की ज़मीन है ना वो बाहरी लोगों यानी जो व्यापारी है, जो महाजन है, उनके हाथों में जा रही थी। रीज़न क्या है भाई, हाई आप अगर टैक्स रेवेन्यू रखोगे तो किसान दे नहीं पाएंगे उतना रेवेन्यू टैक्स, जबकि ज़बरदस्ती लोगे तो फाइनली फिर क्या करेंगे, किसान लोन लेंगे, किसी से पैसा उधार लेंगे, तो फिर वो महाजन वगैरह जितने भी व्यापारी ट्रेड वगैरह जो ट्रेडर थे या व्यापारी थे, ठीक है, इंग्लिश में लेस लिखता इलाइट या फिर विलेजर्स जो थे, उनसे इन्होंने पैसा लेना स्वीकार किया। और पैसा लेने के बाद उन्होंने फिर वापस ज़मीन पर हड़प लिया कि हमने आपको पैसा दिया है, पैसा किसान चुका नहीं पाए तो वहाँ पर उनका अधिकार हो गया, किनका, महाजनों का, इनका व्यापारियों का। इस कारण यहाँ के लोग ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे, अंग्रेजों से तंग थे कि यार इस हिसाब से तो फिर हमारी पूरी ज़मीन घुस जाएगी, ठीक है, सारी छीन जाएगी। इसलिए शाह आलम ने 84 गाँव के मुखियों, जितने भी गाँव के मुखिया थे उन सबको 84 और किसानों को इकट्ठा किया, संगठित करने का मतलब इकट्ठा किया, और गांव-गांव घूमकर जनता को विद्रोह करने तो प्रेरित किया। शाह आलम के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह भी हुआ उनके लीडरशिप में, ठीक है। और शाह आलम ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा करके उसे न्याय भवन की संज्ञा दी। ये आपके लाइव टेस्ट में भी क्वेश्चन आने वाला, ध्यान रखना। न्याय भवन किसे कहता है, न्याय भवन की संज्ञा दी, तथा वहीं से लोगों के झगड़ों व विवादों का मतलब क्या मतलब ज़बरदस्त आदमी थे ये। इन्होंने जनता के साथ में गए, अंग्रेजों एक पूरे बंगले को हड़प लिया और आराम से अपना ठाट बाट से बैठ गए और उसको कह दिया साहब ये न्याय भवन है हमारा, आज से यहाँ पर हम फैसले करेंगे, ठीक है, जबकि घर किसका है, अंग्रेज का। तो ध्यान रखना, न्याय भवन था वो। और यहाँ पर इंग्लिश में अपन कहाँ देखना चाहो तो देख लेंगे, अभी आगे देख लेंगे। लीडरशिप, इट टुक बंगलो इंग्लिश ऑफिसर टर्न इनटू द ऑफिस ऑफ हॉल ऑफ जस्टिस, उसको न्याय भवन बना लिया और आराम से फर्स्ट क्लास वहाँ पर जो भी कोई विवाद झगड़े होते थे उस बंगले के अंदर बैठ के आराम से सुलझ जाते थे। तो ऐसा लगा कि उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया है एक तरीके से, ठीक है, ऐसा लगा। लोग उसे राजा कहकर पुकारने लगे, किनको, शाह आलम को। और जुलाई 1857 ईस्वी को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए शाह आलम की मृत्यु हो गई थी। फाइनली अंग्रेजों की थोड़ी झड़प भी हुई थी 1857 क्रांति के अंदर। तो उस टाइम पर सीधी सी बात, अंग्रेजों को निशाना था, तो अंग्रेजों ने निशाना इनको बना रखा था कि अपने बंगले को हड़प लिया, इतनी बेइज्जती हो गई ये सब, और इतना लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो फिर अंग्रेजों के कहते हैं ना आंखों के सामने आ गए और फिर शाह आलम की मृत्यु हो जाती है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना, इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये भी डिफरेंट है। फिर अंग्रेज अवध के अधिग्रहण में किन कारण, मतलब अवध को ही ज़्यादा क्यों रुचि रखते थे, क्यों इंटरेस्ट रखते थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल एनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध को इतना क्यों मतलब चाहते थे अंग्रेज, या फिर क्यों हड़पना चाहते थे। तो देखो, अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की रुचि निरंतर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उन्हें यह प्रतीत था कि अवध की भूमि नील व कपास, यानी कि जो अपन बात करते हैं ना इंडिगो,
हाँ ये रहा, इंडिगो एंड कॉटन के लिए फेमस थी अवध की ज़मीन, ठीक है, वहाँ बहुत अच्छी होती थी। और अंग्रेजों को कुल मिला के अपन को पता है कि जहाँ पर इंडिगो की खेती होती है उस खेती का सत्यानाश हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों से उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। अंग्रेजों को तो सिर्फ मुनाफा चाहिए, इसलिए इस यहाँ पर वो नील और कपास की खेती करना चाह रहे थे, ठीक है, ये कारण था। और अवध प्रदेश को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है, ऐसा भी उन्होंने सोचा कि एक बड़ा मार्केट यहाँ पर स्टैब्लिश हो सकता है, ये भी कारण था। तीसरा, 1850 के दशक तक अंग्रेज देश के अधिकांश भाग पर नियंत्रण स्थापित भी कर चुके थे, जिनमें महाराष्ट्र है, दोआब है, कर्नाटक है, बंगाल है, पंजाब है, ये सब अंग्रेजों के नियंत्रण में, कंट्रोल में हो गए थे। और लगभग एक शताब्दी मतलब एक सेंचुरी पहले मतलब ये प्रारंभ हुई क्षत्रिय विस्तार मतलब एम्पायर को फैलाना, ये अपना क्षेत्र में विस्तार कर रहे थे लगातार। और ये प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ में कंप्लीट होने वाली थी। मतलब फाइनली ये इन सबको लूटने के बाद में, जिसमें महाराष्ट्र, दोआब, कर्नाटक ये सब आ जाते हैं, इनके बाद में पहुंचते पहुंचते अवध को भी लूटना चाहते कि लास्ट अवध को ले लो तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र अपने पास, एरिया अपने पास हो जाएगा। लेकिन अवध को होने वाली थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने फिर कर दिया। अतः उपरोक्त कारणों से अंग्रेजों की अवध के अधिग्रहण में रुचि, बट ये सब कारण थे। बड़ा मार्केट बन सकता है, नील और मतलब नील के इंडिगो और कॉटन की खेती कर सकते हैं, बड़ा मार्केट बन जाएगा नॉर्थ इंडिया का, ये सब कारण थे, समझ गए। तो छोटा क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है, घूम फिर के बड़ा भी बन जाएगा इसी से, तो ये आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है 1857 की क्रांति के दौरान राजनीतिक असंतोष के क्या क्या कारण थे। राजनीतिक असंतोष यानी पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के पॉलिटिकल रीजन क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे उस टाइम पर, मतलब क्या ऐसी वजह थी राजनीतिक जिससे जो है 1857 क्रांति जो है वो हुई। पहला, मुगल बादशाह का अपमान किया गया, पहला कारण ये था। इंसल्ट ऑफ मुगल एम्परर, ध्यान रखना, अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर था, मुगल खत्म होने वाला, तभी तो अंग्रेज घुसे, है ना, मुगल खत्म होने वाले थे लास्ट ऑलमोस्ट, तभी अंग्रेज एंटर हो गए थे अंदर। और अंतिम मुगल बादशाह आपको पता ही कौन थे, बहादुर शाह जफर। इसका शासन केवल लाल किले तक ही सीमित था, ठीक है। तो मुगल बादशाह का अपमान भी ये एक बड़ा कारण है, लाल किले तक सीमित था, बाकी बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कुछ समझा ही नहीं ज़्यादा, इसीलिए तो लाल किले से वहाँ पर जनता इकट्ठी होकर गई थी और बहादुर शाह जफर ने उसके बाद में इनका मतलब विरोध किया था 1857 रिवोल्ट में, ठीक है, ये हो गया। सेकंड, डलहौजी की हड़प नीति, ये तो आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी, 10th में 9th में सब जगह पढ़ते हैं अपन। डलहौजी एनेक्सेशन पॉलिसी मतलब हड़पना, कि डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी हड़प नीति के तहत अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, फलस्वरूप उन रियासतों में जो शासक अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए, ये भी कारण है। मतलब इसका नीति हड़प की की थी, जो भी आया अब अपने साम्राज्य में मिला लो, जितनी भी छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जितने भी जो रियासतें थी, उनको सबको अपने उस एम्पायर में मिला लिया इसने। इस वजह से अंग्रेज है ना वो आंखों में चुभने लग गए जनता को, तो इसलिए भी उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है, दोनों कारण सही है। तीसरा, नाना साहिब और रानी लक्ष्मीबाई से अनुचित व्यवहार किया इन्होंने। नाना साहिब और आपने पढ़ा था, नाना साहिब और अभी पढ़ा था कानपुर, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी अभी पढ़ा था ना पीछे, जस्ट वेरी गुड, ऐसे ही याद होगा, बहुत ईजी चैप्टर है, मेरे साथ याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक प्रथा पर रोक लगाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को शासक मानने से इनकार कर दिया, कह दिया साहब नहीं। जो पहले क्या सिस्टम था आपको बताइए कि पहले राजा, उसका फिर जो सक्सेसर होगा उसका बेटा होगा, मतलब उत्तराधिकारी, उसके बाद फिर उसका बेटा, उसके ऐसे कंटिन्यू चल रहा था। रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था दत्तक पुत्र, मतलब बड़ा बेटा, तो इन्होंने कहा कि साहब नहीं, दत्तक प्रथा बंद करेंगे हम, ऐसा नहीं सिस्टम होगा कि राजा आगे से आगे आप पीढ़ी बनते चल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने दत्तक पुत्र को शासक बनने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने, तो झांसी को हड़पने की नीति अपनाई। यही तो प्लान था कि नहीं आप राजा नहीं बन सकते, ये तो हम हड़पने का कोशिश की गई। तो फिर रानी झांसी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई, ठीक है, लड़ने शुरू हो गई। और नाना साहिब जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहिब, ठीक है, और अंग्रेजों ने उनकी भी पेंशन बंद कर दी कि नहीं आप कोई बैठे बैठे कोई सिस्टम नहीं चलेगा। तो इन दोनों की जो अनुचित व्यवहार किया, तो भी वो भी 1857 रिवोल्ट का कारण बन गया। आराम से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं, हेडिंग पढ़ो आप, तो बस आराम से मन से लिख दो, अनफेयर बिहेवियर विद नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मीबाई, आराम से इंग्लिश मीडियम वाले भी हिंदी में समझ लो। ये चैप्टर, कुछ ऐसे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको अपन अगर कहानी के तौर पर हिंदी में याद कर लें तो बेस्ट है, अपने ऑनवर्ड्स में लिख दो फिर, ठीक है। अगला, अवध का अनुचित विलय, एम्पर एनेक्सेशन ऑफ अवध को जबरदस्ती मिला लिया गया, जो भी मैंने पहले स्टोरी पढ़ी भी थी कि अंग्रेजों का क्या प्लान था अवध को मिलाने के पीछे, क्या इंटरेस्ट था, समझ गए ना, वो इंटरेस्ट था, इस वजह से अवध को अपने अंडर में मिलाना चाहते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया जबरदस्ती, ठीक है, उन्हें हटा दिया, क्योंकि एक प्लानिंग होती है भाई, कोई भी सिस्टम को आप झूठे में ही झूठलाना तो पड़ेगा ना, झूठ लाओगे नहीं तो फिर उसको फिर आप सही साबित गलत साबित करके लेना, हड़पोगे कैसे। तो वहाँ के जो थे नवाब थे वाजिद अली शाह, इसको ज़बरदस्ती जो का कुशासन का आरोप लगा दिया। ये जो वाजिद अली शाह है,
ये थोड़े सीधे साधे थे, ठीक है, और कहीं कहीं पर जनता में इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं थे, इस वजह से इनको कुशासन आरोप लगा दिया और उन्हें हटा दिया। हालांकि इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे भी, जनता बहुत रोई थी, एक तरीके से ये कहा था कि मतलब शरीर से आत्मा चली गई है, शरीर से जीव चला गया है, जनता ने ऐसा भी कोटेशन के तौर पे कहा था, जो मैं लाइव टेस्ट में आपसे पूछूंगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में फिर विलय कर लिया फाइनली, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना सीधे उंगली से घी भी नहीं निकलता, तो थोड़े सीधे थे, इस वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पर बेनिफिट उठाया। तो ये भी अपन पढ़ेंगे, मतलब पढ़ लिया अपन ने। तो 5 वेरी इंपॉर्टेंट कारण अपन लिख रहे हैं राजनीतिक, ठीक है, पॉलिटिकल। अगला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पर कुछ भविष्यवाणी और कुछ अफवाहें फैल रखी थी 1857 की क्रांति में। बहुत सारी जो अपन कह सकते हैं एक तरीके से झूठी बातें हो सकती है, अफवाहें ज़्यादा थी, ये भी एक कारण हो सकता है भाई। राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन तो अपने पढ़ लिया अभी क्या थे, लेकिन कुछ अफवाहें भी कारण बनी थी, जो अपने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत बातें पढ़ी थी, चर्बी वाले कारतूस होना, वो चपातियाँ बांटना, है ना, ये सब अभी अपन पढ़ने वाले हैं। पहला कुछ कारण ऐसा है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कि 1857 के शुरू में उत्तर भारत में फैली अफवाहों और भविष्यवाणियों में लोगों ने क्यों विश्वास किया, व्याख्या कीजिए, ठीक है। या फिर वाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स और परहैप्स स्प्रेड नॉर्थ इंडिया इन अर्ली 1857, क्या कारण था। तो देखो ये क्या क्या था कि अफवाहों ने आम जनता को विद्रोह करने के कुछ एग्जाम्पल है, सीधे एग्जाम्पल बात करते हैं पहले पॉइंट से ही। पहला है चर्बी वाले कारतूस, ये एक अफवाह फैला रखी थी भयंकर तरीके से, ठीक है। ग्रीस्ड कार्टिजेस, वो क्या था कि मेरठ छावनी में दिल्ली आने वाले विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह को बताया कि उन्हें एनफील्ड राइफल्स में चलाने हेतु जो कारतूस दिए गए हैं उनमें गाय व सुअर की चर्बी की लगी हुई है। एनफील्ड राइफल का नाम है, ध्यान रखना, आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एनफील्ड राइफल थी, उसको चलाने के लिए जो भी उन सैनिकों को दी गई थी, लेकिन ये कह दिया कि उसमें एक कारतूस कैसे मुंह से खोल के लगाना पड़ता है, तो उस कारतूस को जब खींचोगे तो उसमें चर्बी लगी हुई है, गाय और सुअर का मांस लगा हुआ है उस चर्बी में, ठीक है, जो आप खोल रहे हो, मुंह से खोलना पड़ेगा, इसका मतलब आपने उसको खा लिया, जो इससे आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यदि वे इन कारतूसों को मुंह से खोलेंगे तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्रिटिश अधिकारियों ने सैनिकों को बहुत समझाया, अंग्रेजों ने हालांकि बताया था कि अरे भाई ये सब अफवाह, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें नहीं यूज़ किया गया है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, अंग्रेजों ने ऐसा कहा सैनिकों को। लेकिन वही वाली बात है, जो बात धर्म की या भगवान की बातें बहुत जल्दी चुभती है, उस पर विश्वास फिर होता ही नहीं जनता को, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। परंतु ये अफवाह उत्तर भारत की, मतलब नॉर्थ इंडिया की जितनी भी जो छावनियाँ थी, है ना, उन सब के अंदर एक जंगल में जो ऐसे आग फैलती उसकी तरह फैल गई, जितने भी छावनियाँ थी, ठीक है। यानी कि अपन देख सकते हैं इंग्लिश नॉर्थ इंडिया, ये रहा, हाँ देखो ये जो द ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्राई टू एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वॉज नॉट ट्रू, ऐसा कहा था। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड अक्रॉस स्पेन लाइन्स नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर फैल गई, सभी छावनियों फैल गई, ठीक। और इस अफवाह के फैलने पर अंग्रेज अधिकारी अनेक प्रयासों के बावजूद भी इस अफवाह को, अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाए, नहीं रोक पाए, ठीक है। और इसने भारतीय सैनिकों में क्रोध की लहर जो है, एक तरीके से भयंकर तरीके से क्रोध फैल गया, ये आप ध्यान रखना। एक तो चर्बी वाले कारतूस इसका कारण है। दूसरा कारण है आटे में हड्डियों का चूरा, ये भी एक कारण। बोन डस्ट ऑफ पिग्स एंड काउज मिक्स इन फ्लावर, ये भी कहा गया कि आटे के अंदर हड्डियाँ जो है वो गाय और सुअर की हड्डियों को पीस के आटे में मिला दिया गया है। और ये आप समझ लो कि अब इस खाने को खाओगे, चपातियों खाओगे, तो आप इसका मतलब आपने गाय और सुअर का मांस खा लिया, जो कि धर्मभ्रष्ट हो देगा। ये भी एक अफवाह चल रही थी। 1857 की शुरुआत में ये अफवाह जोरों पर थी कि ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रची है। और ये अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला दिया है। इसलिए शहरों में, छावनियों में, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट और छावनियाँ जो है, उनमें सिपाहियों तथा आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया। ना भाई, फिर तो हम टच ही ना करें, ठीक है। जैसे किसी किसी घरों में अंडे को लाना भी पॉसिबल नहीं होता, मम्मी दादी कही नो नो नो, फिर तो आप बाहर ही खा के आओ, वही वाली चीज़ें टच ही नहीं कर सकते। चारों ओर ये भाई संदेह बना हुआ था कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं, क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया रहे, बोले ऐसा नहीं किया यार, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप समझो। लेकिन हमने कहा नहीं साहब, लेकिन ऐसा पता ही नहीं, बेचैनियों ने उन गोरों पर हमने विश्वास करा ही नहीं और लात दे के भगा दिया उनको, ठीक है। लोगों को अगला कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया कि भाई रुको समझो, लेकिन उन्होंने सब बिल्कुल बात नहीं मानी। ये है आटे में हड्डियों वाला। और एक और है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समाप्त होने की भविष्यवाणी कर दी। कुछ लोगों ने भविष्यवाणी भी कर दी, हमारे ज्योतिषी बहुत हैं यहाँ पर भविष्यवाणी करने वाले, ठीक है। और उन्होंने कह दिया साहब नहीं, बस हो गया था, प्रेडिक्शन ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश, अब तो बस अंग्रेजों का जो कॉलोनियल रूल था वो खत्म होने वाला है। और तारीख भी फाइनल, डेट भी फिक्स करते हैं हम, हमारे छोटे मोटे ज्योतिष नहीं होते। 23 जून 1857, 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, फाइनल डेट है,
ठीक है। तो फिर लोगों ने कहा फिर तो क्या दिक्कत है, 2 लात भगाओ इनको, तो बस मौका है। तो इसका भी असर हुआ, यानी कि किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी के युद्ध के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को 100 साल हो जाएंगे उसको, 1757 से लेके, तो अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। और इस भविष्यवाणी से भी विद्रोह को प्रेरणा मिली और थोड़े और कहते हैं ना वो हुए। तो जैसे कि आप कैसे पढ़ने लगे अब, क्योंकि आपको पता है कि मार्च में डेट, अब तो देना ही पड़ेगा एग्जाम, वही वाली चीज़, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब इनको पता चल गया अंग्रेजी राज खत्म होने वाला, तो भगाओ फिर तो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एक था साहब चपातियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चपाती, जिसको आप इंग्लिश में ब्रेड भी बोल सकते हो, ठीक है, अंग्रेजों में थोड़ी ब्रेड ही बोलनी पड़ेगी, तो वो भी बोल सकते हो। ये क्या हुआ कि उत्तर भारत के विभिन्न भागों से गांव-गांव में चपातियां बांटने की खबरें आ रही थी। अब सीधी सी बात है, हमारे लोग अंधविश्वासी बहुत है, बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं कभी कभी। हाँ, थोड़ा बहुत यकीन करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी कि यार चपातियाँ क्यों बांट रहे हैं, तो एक सिंबल मान लिया कि नहीं नहीं चपातियाँ कुछ और ही सिंबल है, या फिर इसमें कुछ मिक्स किया आटा, वो सब बातें आप समझ सकते हो, वही वाली चीज़ है। तो बताते हैं कि रात को एक व्यक्ति गांव के चौकीदार को एक चपाती देता था और उसे 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निवेदन कर जाता था कि मैं तुझे 1 चपाती दे रहा हूं, तू 5 बनाना, फिर अगले और पहुंचाना। तो लोगों ने सोचा कि ये भी कुछ है इसमें, कुछ ना कुछ तो है इसमें, ऐसा नहीं होता कोई। चपातियां बांटने का अर्थ और उद्देश्य न तो उस समय स्पष्ट था और न ही आज स्पष्ट है, हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि इसे लोग किसी आने वाली उथल पुथल का सूचक मान रहे थे। कैसा कि ये जो कुछ संकेत है अंग्रेजों का, कुछ कोड वर्ड बातें कर रहे हैं वो रोटियों से, ये चपाती जहाँ जहाँ पहुँच जाएगी समझ लो अंग्रेज वहाँ पर कुछ ना कुछ उथल पुथल करने वाले हैं। तो ये कुछ 3-4 अफवाहें या कुछ भविष्यवाणियाँ भी उस टाइम पर थी जो 1857 क्रांति पर पढ़ सकते हैं। तो ये था भाई ज़बरदस्त कैप्सूल, टू ऑनेस्टली बताना कि मेरे साथ के साथ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। 100% याद हो गया होगा, बिल्कुल कहानी जैसा चैप्टर है। तो ये था कैप्सूल, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत शानदार है, अच्छी आपकी प्रिपरेशन होने वाली है, ठीक है ना। ओके।